हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में जनन, जो कि हमारे क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 जनन का। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अलैंगिक जनन और पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो आज हम पढ़ेंगे मानव में जनन। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि जो जनन होता है लैंगिक जनन, उसमें हमें दो चीजें होती हैं, एक नर और एक मादा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, जिससे क्या है कि नर अपना काम करता है। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। जो नर युग्मक है वो है यहाँ पे शुक्राणु। कहने का क्या मतलब है, जो ये नर जनन तंत्र है यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं। इसके 4 भाग हैं, वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि और पेनिस। या फिर ऐसे कहो कि इन चारों को मिला के हमारा क्या बनता है, नर जनन तंत्र बनता है मानव में। सबसे पहले आता है हमारा वृषण। जो हमारा वृषण है वो क्या है, यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। कहने का क्या मतलब है, ये जो वृषण होता है ये नर के शरीर के बाहर उपस्थित होता है। इनका तापमान शरीर से 2 डिग्री कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। अब हमने पढ़ा कि जो वृषण होता है वो नर के शरीर के बाहर उपस्थित होता है। तो ऐसा क्यों? जो शरीर का तापमान है वो शुक्राणु बनाने के लिए असमर्थ है, या ये कहो कि अगर उतने तापमान में, शरीर के तापमान में अगर शुक्राणु बनते हैं तो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। इसी वजह से वृषण का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 डिग्री कम होता है। अगर शरीर का तापमान 20 है तो वृषण का तापमान 18 डिग्री होता है, जिसमें क्या है, हमारे शुक्राणु बन रहे होते हैं नर भाग के। इसका कार्य क्या है, यह नर हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं, जो कि लड़कों में पुरुष के लक्षण पैदा करते हैं। वृषण के हमने 2 कार्य पढ़े, एक तो शुक्राणु बनाता है और दूसरा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो लड़कों में पुरुष के लक्षण दिखाता है, जैसे दाढ़ी आ जाना और आवाज का भारीपन होना। ये सब चीजें किस हार्मोन की वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये जो नर भाग होता है नर का, वृषण सिक्रीट करता है। इसके बाद आता है हमारा शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी में क्या है, हमने अभी पढ़ा कि वृषण में क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं। अब वो वृषण से नर के भाग से कहाँ जाएगा, मादा के भाग में। तो वो कैसे जा रहा है, वृषण में हमारे क्या बने, शुक्राणु बने। शुक्राणु नर वृषण में बनने के बाद शुक्र वाहिनी एक नली होती है, जिस नली से जो शुक्राणु आपके वृषण में बने हैं वो पेनिस के थ्रू बॉडी के बाहर आते हैं। यह एक ऐसी नली है जो शुक्राणुओं को प्रोस्टेट ग्रंथि तक पहुंचाता है। अभी हमने पढ़ा कि जैसे वृषण है, वृषण किस में ओपन होगा, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि में, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है पेनिस में। वृषण में क्या बना, हमारे शुक्राणु बने। शुक्रवाहिनी का क्या कार्य हुआ, उन शुक्राणुओं को वृषण से प्रोस्टेट ग्रंथि तक पहुंचाना, पहला कार्य। दूसरा कार्य, जो शुक्राणु वृषण से प्रोस्टेट ग्रंथि तक जा रहे हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, उनको स्वस्थ बनाना, ये शुक्रवाहिनी का कार्य होता है। शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, हमारी नली है, जो कि सिर्फ इतना कार्य कर रही है कि वृषण से पेनिस तक उन शुक्राणुओं तक को पहुंचाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शुक्रवाहिनी के बारे में, यह एक ऐसी नली है जो शुक्राणुओं को प्रोस्टेट ग्रंथि तक पहुंचाता है। दूसरा, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान होता है। शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है। यह शुक्राणुओं को स्थानांतरण में सहायता करते हैं, मतलब उनकी जगह तक पहुंचाने में मदद करते हैं, शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि। पेनिस क्या करती है, यह है शुक्राणुओं या वीर्य के बाहर आने का मार्ग है। हमने देखा कि जो मानव में जनन हो रहा है उसमें एक नर भाग था, एक मादा भाग था। नर भाग के 4 थे, वृषण में हमारे शुक्राणु बने। उन शुक्राणुओं को वृषण से पेनिस के थ्रू नर के शरीर से बाहर लाना, यही पेनिस का कार्य है। इसके बाद आता है हमारा मादा जनन तंत्र। अब हमने अभी पढ़ा कि जो नर है, नर के 4 भाग थे, वृषण में शुक्राणु बने और पेनिस के थ्रू नर के शरीर से बाहर आ गए। अब वो बाहर कहाँ आ रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं मादा के शरीर के अंदर।
वो कैसे जाना है पहले हम इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। नर ने अपने शुक्राणु बनाए वृषण में और पेनिस के थ्रू वो अपने शरीर से बाहर छोड़ दिए। फिर वो योनि के थ्रू कहाँ जाएंगे? योनि के थ्रू जाएंगे मादा के जनन तंत्र के अंदर। योनि के थ्रू अंदर गए, अंदर जाने के बाद फिर वो क्या करेंगे? इधर अंडवाहिनी में, दोनों साइड हमारी अंडवाहिनी दिख रही है। योनि से बहुत सारे शुक्राणु अंदर प्रवेश करेंगे और कुछ शुक्राणु इस अंडवाहिनी में जाएंगे और कुछ शुक्राणु इस अंडवाहिनी में जाएंगे। जो शुक्राणु इस अंडवाहिनी में गए, इस अंडवाहिनी से पहुंच जाएंगे अंडाशय के पास, जहां पर पहले से ही एक अंडा उपस्थित है। ऐसे ही इधर साइड से कुछ शुक्राणु इधर अंडवाहिनी में जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? इस अंडाशय के पास पहुंच जाएंगे। जब वो शुक्राणु जो कि नर ने अभी अभी अपने शरीर से बाहर निकाले हैं और योनि के थ्रू मादा के अंदर प्रवेश किया है, वो पहुंच जाएंगे अंडाशय के पास, जहाँ पे एक पहले से ही आपका अंडा उपस्थित है। फिर वो दोनों शुक्राणु और वो अंडा दोनों क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। निषेचन मतलब दोनों मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करेंगे। निषेचन क्या होता है? निषेचन होता है जब नर का जो शुक्राणु है और मादा का जो अंडा है, दोनों आपस में मिलके एक नया जीव उत्पन्न करते हैं, उसे हम कहते हैं निषेचन। और ये निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय में निषेचन होने के बाद जो नया जीव उत्पन्न हुआ है वो वापस अंडवाहिनी के थ्रू चला जाएगा आपके गर्भाशय में। बिल्कुल बीचों बीच एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी खाली होती है बिल्कुल। जब शुक्राणु योनि के थ्रू अंडवाहिनी से होते हुए अंडाशय में जाएंगे, अंडाशय में रखे हुए अंडे से निषेचन करके एक नया अंडा बनाएंगे, वो वापस अंडवाहिनी से चले जाएंगे गर्भाशय में। चाहे वो इधर साइड हो या इधर साइड हो, दोनों ही कहाँ चले जाएंगे? गर्भाशय में चले जाएंगे। गर्भाशय में क्या बन जाएगा? फिर वो हमारा एक बीज बन जाएगा, छोटा सा बीज बन गया। तो वो जो बीज है, उस बीज को एक बच्चे में परिवर्तित होने के लिए पूरे 9 महीने लग जाते हैं। अब वो 9 महीने का क्या समय है? शुरू के 3 महीने में इस बीज में को सिर्फ और सिर्फ दिल बनने के लिए 3 महीने चाहिए होते हैं। इसी वजह से डॉक्टर जब वो कराता है, हमारा टेस्ट कराता है, तो क्या होता है उसमें सीटी स्कैन नहीं, आप समझ जाइए, जब उसको टेस्ट कराता है प्रेग्नेंट लेडी का 3 महीने बाद, है ना, तो क्या है उसमें दिल की धड़कनें सुनी जाती हैं बच्चे की, जिससे पता चले कि बच्चा मतलब ये जो बीज था, ये जो अंडा था, ये बच्चे में परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शुरू के 3 महीने में इसका दिल बन जाता है। आगे के चौथे और 5वें जो महीना होता है उसमें क्या होता है? बच्चे की हड्डी, मतलब बच्चे का जो हाथ है, पैर है, मुंह है, ये सब चीजें बनना शुरू कर देंगी। छठे और 7वें महीने में बच्चों की आईब्रोज, आईलैशेज और क्या कहते हैं उनको, बॉडी पे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। और जो जनन तंत्र है, लड़के में लड़के का जनन तंत्र और मादा में मादा का जनन तंत्र, वो बनना शुरू हो जाते हैं 6ठे और 7वें महीने में। अभी आप सोचिए कि 7वें महीने तक पूरी बॉडी तैयार हो जाती है बच्चे की, लेकिन बच्चा जन्म लेता है 9वें महीने में। तो बाकी के जो बचे हुए 2 महीने हैं उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें हो रहा होता है कि बच्चे को पोषण, उन आखिरी के 2 महीने 8वें और 9वें महीने में बच्चे को पोषण प्रदान हो रहा होता है। वो किससे हो रहा होता है? ये जो हमारा गर्भाशय है, इस गर्भाशय में एक अंदरूनी परत होती है जिसको हमने क्या कहा है? प्लेसेंटा कहा है। क्या कहा मैंने कहा गर्भाशय में आ गया, अंडाशय में निषेचन होके एक नया अंडा उत्पन्न हुआ, वो वापस अंडवाहिनी से कहा गया? हमारे गर्भाशय में आ गया। फिर वो 9 महीने तक क्या होगा? उस बीज को, पहले 7वें महीने तक वो बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, बीज से बच्चा उत्पन्न हो जाएगा, और 8वें और 9वें महीने में उस बीज को, उस बच्चे को क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। और वो पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा की वजह से मिलता है। प्लेसेंटा एक परत होती है जिससे बच्चे को सारे न्यूट्रिशंस वगैरह सब प्रदान होते हैं, हवा का आना जाना, सारी चीजें प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। जब उस बच्चे को 8वें और 9वें महीने में पूरा पोषण मिल जाता है,
उसके बाद जब वो पूरा विकसित हो जाएगा 9वें महीने में, तो वो वापस आपका योनि के थ्रू शरीर के बाहर आ जाएगा। ठीक है। काफी बार क्या होता है, 7वें महीने में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। तो क्या होता है, 7वें महीने तक सिर्फ शरीर उत्पन्न हुआ था हमारा, तो उस बच्चे को स्पेशल केयर के लिए आईसीयू में, इंक्यूबेटर में रखा जाता है, क्योंकि नरिशमेंट तो मिला ही नहीं। तो अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, स्पेशल केयर नहीं करेंगे, तो वो बच्चा मर जाएगा। इसी वजह से 8वां और 9वां महीना पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर उस बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा था, जो कि अगर 7वें महीने में पैदा हुए बच्चे को डॉक्टर प्रदान करती है। ठीक है। अब इसको एक बार वैसे पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा मादा जनन तंत्र में 5 चीजें हैं। अंडाशय, जहाँ पे अंडा है। दूसरा फैलोपियन ट्यूब, मतलब अंडवाहिनी नली, जहां से शुक्राणु कहाँ तक पहुंच रहे हैं, अंडाशय में पहुंच रहे हैं, और फिर वापस कहाँ जा रहे हैं, गर्भाशय में जा रहे हैं। गर्भाशय में क्या है, जो हमारा नया बीज था वो एक बच्चे में विकसित हो रहा है पूरे 9 महीने लेकर। ग्रीवा क्या है, ग्रीवा एक परत है जो कि क्या करती है, सिर्फ योनि को बचा के रखती है बाहरी उससे, कॉन्ट्रैक्शन से। योनि क्या है, योनि का क्या कार्य था, एक तो शुक्राणुओं को अंदर लेके जाना, और दूसरा जो बच्चा विकसित हुआ है 9 महीने बाद उसको बाहर लाना। अब इधर देखिए, पहले था हमारा अंडाशय। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन अंड वाहिका में ही होता है। इसके बाद गर्भाशय है। यहाँ बच्चे को लगभग 9 महीने तक भरण पोषण प्रदान होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडा गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, विकसित होने लगता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जैसे कि मैंने बताया कि गर्भाशय में 9 महीने तक बच्चा भरण पोषण लेके विकसित होता है, और 9 महीने के बाद योनि के थ्रू शरीर के बाहर आ जाता है। इसके बाद आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मैंने बताया कि गर्भाशय में अंदरूनी लेयर होती है, एक परत होती है, जो कि क्या करती है, रक्त के माध्यम से भ्रूण तक, भ्रूण मतलब जो बच्चा विकसित हो रहा है, भ्रूण तक ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पहुंचाता है। भ्रूण तक, भाई बच्चा है, जीवित है तो सांस भी लेगा, और ग्लूकोज एनर्जी के लिए चाहिए, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन पहुंचाता है रक्त के सहारे भ्रूण तक। भ्रूण द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट का निपटान भी इसके माध्यम से किया जाता है। अब भ्रूण है, जीवित है, खा भी रहा है, सांस भी ले रहा है, तो जो वेस्ट मटेरियल है, जो बच्चा निकाल रहा है वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ निकाल रहा है, मदर के पेट में, मतलब गर्भाशय में। तो वो गर्भाशय में ही रहेगा, तो क्या है, वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा। तो वो ना हो तो वो प्लेसेंटा उस काम को भी करता है। प्लेसेंटा उस चीज को गर्भाशय से बाहर निकालने में सहायक होता है। इसके बाद आता है हमारा रजोधर्म। रजोधर्म क्या होता है, जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता। हमने क्या पढ़ा, निषेचन क्या है, जब अंडे से क्या है, शुक्राणु मिलके एक नया अंडा उत्पन्न कर रहे हैं। जब उस अंडे से निषेचन नहीं होगा, शुक्राणु मिलके एक नया जीव उत्पन्न नहीं करेगा, तो वो जो कोशिका है, अंड कोशिका है, वो मृत हो जाएगी। और मृत हो जाएगी तो अगर वो शरीर के अंदर रहेगी तो वो आपको हानि पहुंचाना शुरू कर देगी। तो इसी वजह से हर 28वें दिन, महीने के हर 28वें दिन के गैप से क्या होता है, रजोधर्म होता है औरतों में। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय के अंदर की भित्ति धीरे धीरे टूटकर योनि के मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप से बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है और इसे रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडे का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। यह शुरू कब होता है, 12 से 13 साल की उम्र में शुरू होता है और 40 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप रजोधर्म भी बंद हो जाता है, जिससे रजोनिवृत्ति कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जनन क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, है ना, और लैंगिक क्या होता है, अलैंगिक क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो जनन होता है, जनन से कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। वो हमारे 2 उसमें बांटा गया है, पहला जीवाणु और दूसरा है विषाणु। जीवाणु में होती है गुलेरिया और साइफिल्स, विषाणु में होती है मसा और HIV एड्स। HIV एड्स जो है वो बहुत हानिकारक है, और ये क्या है कि ये फैलती है, कंटेमिनेटेड है, ये फैलती है किसी को टच करने से भी, तो ये इसके लिए आपको बहुत वो होना होता है।
इसके बाद आता है कि गर्भ निरोध के साधन। काफी बार क्या होता है कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, लोग चाहते नहीं कि प्रेगनेंसी हो लेकिन हो जाती है, तो उस चीज को रोकने के लिए कुछ साधन होते हैं। पहला मौखिक गोलियां, कि आप क्या कर सकते हैं, गोलियां खा सकते हैं। IUD, एक कॉपर टी,